Hello guys, welcome back to my YouTube channel Babita Chemistry Classes. This lecture is for 10th class for subject of chemistry. Okay, this is our second lecture for new topic, new chapter, that is metals and non metals. Okay, लास्ट लेक्चर में हम स्टडी कर चुके थे मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने जनरल इंट्रोडक्शन बताया था। फिर हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आप खुद लिखेंगे, उनमें कोरिलेट करके मेटल्स को पहले पढ़ेंगे आप, और फिर उसके बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं कौन, नॉन मेटल्स। कैसे कि जो मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था वो कैसी होती हैं, मेलिबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ब्रिटल होती हैं। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स होती हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होता है, डिफर करता है, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेगा, उनका वेरी करता है। लेकिन जो सोडियम ये होता है हमारे पास, जो मेटल्स होती हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 2-3 मेटल्स को छोड़कर मैंने आपको बताया था, सोडियम, पोटेशियम और गैलियम के लिए। ठीक है, बाकी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे कोरिलेट करके हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को आसानी से लिख सकते हैं। अब चलते हैं, जो मेन टॉपिक हमारा वो कौन सा है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स। ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, दोनों कैसी होती हैं, डिफरेंट होती है। तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे कि जो मेटल्स हैं उनकी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है कि वो कौन कौन से केमिकल्स के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द एसिड्स। ठीक है, तो ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मेटल्स के बारे में। तो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ जो मेटल है वो रिएक्शन करके क्या बनाती है। आपको पता होगा कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करती है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करेगी, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, मतलब कि मेटल ऑक्साइड को जब पानी के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो आपके पास क्या मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाएंगे पहले तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और उसके अंदर जब हम पानी ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, तो बेस बन जाता है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो लिख लो आप, दीज आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक इन नेचर, ये बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। अब बात ये आती है कि जो मेटल्स हैं, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन कर रही हैं, वो किस तरीके से रिएक्शन करेगी, क्या रिएक्शन होगी उसके लिए, और इसका मतलब कि जो है विग्रस कितनी, जो रिएक्शन है वो कितनी विग्रस होगी डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, डिफरेंट मेटल्स के साथ। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल की जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी जो रिएक्टिविटी है मेटल की उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कितनी विग्रस होगी, मतलब कितनी हाईली एक्सोथर्मिक भी हो सकती है वो। ठीक है, एक्सप्लोजन भी काज कर सकती है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शंस हैं वो मेटल्स की अलग अलग कैटेगरी के ऊपर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो बहुत तो ऐसी मेटल्स हैं जो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाती है, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर भी, रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करके वो फायर कॉज कर देती है, मतलब कि एक्सप्लोजन रिएक्शन कॉज करती है। जैसे आपको पता भी होगा, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम, ये मेटल्स ऐसी हैं, ये बहुत 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 ज़्यादा रिएक्टिव है कि रूम टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाती है, ये रिएक्शन कर जाती है, फायर कैच कर लेती है। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम या लिथियम मेटल को हम कहाँ नहीं रखते, ना ही तो ओपन एरिया के अंदर रखते हैं, ठीक है, और ना ही इसको पानी के अंदर डाल के रख सकते हैं। कैरोसिन ऑयल के अंदर रखी जाती हैं। किसके अंदर रखी जाती है, ये कैरोसिन ऑयल के अंदर रखी जाती है, क्योंकि जो कैरोसिन ऑयल है वो कैसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्या है वो, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो उसके साथ वो रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हमें पढ़नी है कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन पे रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रही हैं, या थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, या उनको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है वो हम करके दिखाएंगे कि कोई भी मेटल है, मेटल को मैंने M से शो कर दिया। ठीक है, मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, तुम्हारे पास मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनेगा, वहाँ पर मेटल ऑक्साइड बनता है। तो अल्कली मेटल्स जो होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्शन कर जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। अल्कली मेटल्स कौन सा ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप होता है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप की जितनी भी एलिमेंट्स है वो रिएक्शन करेंगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और वो क्या बना देते हैं, मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। उनमें से इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, सोडियम है, लिथियम है और पोटेशियम है। ये सिंपल ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर जाती हैं। तो मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पे लिखेंगे आप,
मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, ठीक है, रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ही विग्रसली रिएक्शन करती है। विग्रसली का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत ही खतरनाक रिएक्शन शो करती है ये, ठीक है, विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन शो करती है। तो बनेगी क्या रिएक्शन आप लिखोगे, जैसे मैंने सोडियम के केस में ले लिया, ठीक है, सोडियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगी तो वो क्या बनाएगा, Na2, क्या बनेगा, कौन सा ऑक्साइड बनेगा, Na2 ऑक्साइड बनेगा। क्यों, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1, ऑक्सीजन कितनी होती है, -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तुम्हारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लगा दो आप, यहाँ पर कितना लगा दोगे, 2, तो बैलेंसिंग पूरी हो गई, बैलेंस हो गई रिएक्शन। 4 एटम्स किसके हैं, सोडियम के, यहाँ पर सोडियम के भी कितने हैं, 4 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो बैलेंस हो गई रिएक्शन, बन गया यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड। इसी प्रकार किसके लिए बन सकता है, पोटेशियम के लिए भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो आप, लाइक दैट फॉर पोटेशियम एंड लिथियम, ठीक है, लिथियम और पोटेशियम के लिए भी बन सकता है, पोटेशियम और लिथियम के लिए भी यही सेम रिएक्शन होती है। अभी कहता है कि जो ऑक्साइड्स बनते हैं ना वो पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, जो ऑक्साइड्स पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, फिर अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक लाइन आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, दे रिएक्ट विद, या फिर ये लिखो, द मेटल ऑक्साइड्स react with water to form बेस, किसका फॉर्मेशन करेंगे, बेस का। और इनको हम अल्कली भी बोलते हैं, क्या वर्ड बोलते हैं बेटा, अल्कली वर्ड भी बोला जाता है। बेस के लिए किसको यूज करते हैं, हम अल्कली वर्ड को भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन देख लो, एक मैंने बताया कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, सोडियम के हो, पोटेशियम के हो या फिर लिथियम के हो, वो पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, बेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो इसका तो सोडियम है लिया हमने, इसका जो ऑक्साइड Na2O है, किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाता है तुम्हारे पास, किसका फॉर्मेशन करेगा, बेस का, ठीक है, किसका फॉर्मेशन करता है, बेस का फॉर्मेशन कर देता है। सॉरी NaOH नहीं है, ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सोडियम कितना होता है, +1 और हाइड्रोक्साइड कितना होता है, -1 होता है। तो कितना बन जाएगा ये NaOH, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंसिंग भी क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग हो जाएगी इस रिएक्शन की, ठीक है, यस बैलेंस्ड, ओके। तो ये क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, बेस है, क्या है ये, बेस, ठीक है, बेस। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर घुल जाता है। वाटर सोल्यूबल बेस मतलब कि अल्कली भी बोला जा सकता है। अल्कली क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस को ही क्या नाम दिया गया है, अल्कली नाम दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 मेटल्स पढ़ी, कौन कौन सी, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, जो ऐसी मेटल्स हैं वो जिसको हम ओपन में नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने लग जाती है और वो फायर कैच कर लेती है, एक्सप्लोजन काज कर सकती है। इसीलिए सोडियम, पोटेशियम और लिथियम मेटल्स को कहाँ पर रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो ये आप एक लाइन लिख भी सकते हो कि जो मेटल्स हैं कौन कौन सी, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनको हम कहाँ पर रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, ठीक है। द मेटल्स लिखेंगे आप, द मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, ठीक है, should be kept in कहाँ पे रखनी चाहिए, ये केरोसिन ऑयल के अंदर, should be kept in केरोसिन ऑयल, ठीक है, क्योंकि केरोसिन ऑयल के साथ ये रिएक्शन नहीं करती। ये आगे लिख लो, बिकॉज these metals are very reactive, ठीक है, एंड रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर, ठीक है, इनके साथ क्या कर जाती है, रिएक्शन कर जाती है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ही इनके साथ रिएक्शन कर जाती है। कौन कौन सी,
सोडियम, पोटेशियम और लिथियम किस किस के साथ, ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ, रूम टेम्परेचर पे ही, और ये फायर कैच कर लेती हैं। ठीक है, ये तो किसके बारे में पढ़ा हमने, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है, कि ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं। अब आता है मैग्नीशियम के बारे में। ठीक है, जो कैल्शियम होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, वो भी रिएक्शन कर जाती हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करती। कौन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर मैग्नीशियम रिबन तो रखा रहता है, तो मैग्नीशियम रिबन एज इट इज़ रखा रहता है, तो उसको फायर कैच कर लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, उसको थोड़ी सी टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उसको इग्नाइट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको क्या करते हैं, पहले इग्नाइट करते हैं और फिर उसको पानी के अंदर क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो अब सेकेंड केस क्या लिख सकते हो आप, सेकेंड केस के अंदर क्या लिख सकते हो कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करती है, इसको थोड़ा सा बर्निंग की जरूरत होती है, बट इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट सम टेम्परेचर। ठीक है, मोर देन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, उसको ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहिए। तो देखें यहाँ पर रिएक्शन यहाँ पे कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाएगी, MgO। ठीक है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया ना ये। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम कितना होगा, +2 और ऑक्सीजन कितना होगा, -2 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, MgO। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो, ये इस तरीके से बैलेंसिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये ऐसी मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, जैसे मैग्नीशियम है या कैल्शियम है, दो मेटल ऐसी हैं जो ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्शन करती तो है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करती है, इनके लिए थोड़ा सा टेम्परेचर और प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड केस के अंदर क्या आएगा, जैसे मैं दो मेटल का नाम और लेती हूँ आपके आगे, एल्यूमिनियम मेटल है और जिंक मेटल है। जो एल्यूमिनियम और जिंक मेटल है ये भी रिएक्शन करती हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी तो एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिना बना लेगा, और जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन इन दोनों की एक मेन चीज़ है कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर शो करते हैं, दे शो द एम्फोटेरिक कैरेक्टर। कौन कौन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ठीक है, मतलब एल्यूमिना और जिंक ऑक्साइड ZnO, ये दोनों ही क्या शो करते हैं, एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब एम्फोटेरिक कैरेक्टर कौन सा होता है, एम्फोटेरिक कैरेक्टर वो होता है जिसके अंदर एक कंपाउंड दोनों प्रॉपर्टी शो करे, किस किस की, एसिड की भी और बेस की भी। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और वो बेस की तरह भी बिहेव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन सी दो मेटल बनाती हैं, एल्यूमिनियम एंड जिंक। ठीक है, तो उसके बारे में आप लिखेंगे एल्यूमिनियम एंड जिंक के बारे में। तो थर्ड केस में आप कौन कौन सी मेटल का केस ले रहे हो, एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, बट देयर ऑक्साइड्स आर, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक, बट देयर ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। कैसे होंगे, एम्फोटेरिक होते हैं नेचर के अंदर। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी वो होती है जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और वो बेसिक नेचर भी शो करते हैं। मैं रिएक्शन लिखवा देती हूँ, आप लिख लो इसको। एल्यूमिनियम के पहले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिखेंगे, फिर जिंक की लिखेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एल्यूमिना बनाता है। ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एल्यूमिना, Al2O3। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिना भी बोलते हैं। ठीक है, ये एनहाइड्रस फॉर्म होती है। ओके, बॉक्साइट भी बोला जाता है, कोरंडम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एल्यूमिना। ठीक है, कोरंडम भी बोलते हैं। ठीक है, एनहाइड्रस जो एल्यूमिना होता है उसको बॉक्साइट भी बोला जाता है। ओके, तो एल्यूमिनियम, इसकी वैलेंसी पूरी करोगे आप तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3, 2, 4। ठीक है, कंप्लीट हो गई रिएक्शन।
कि एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हो गए, और ऑक्सीजन के 3 2 6 कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, एल्यूमिना बना रहे हैं। रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, इसी प्रकार जिंक के लिए भी है, जिंक जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाएगा, ZnO। क्या बनाएगा, ZnO। जिंक हेयर जिंक इज 2+, ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज -2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ZnO। इसको हम क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, क्या है, जिंक ऑक्साइड। लेकिन ये जो दोनों ही ऑक्साइड्स हैं, कौन कौन से, एल्यूमिना और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों ही ऑक्साइड्स कैसे हैं, एम्फोटेरिक। ठीक है, नोट डाल के लिख लो आप यहाँ पे, एम्फोटेरिक। एल्यूमिना जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक शो एसिड एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। ठीक है, बेसिक बिहेवियर, ये दोनों ही शो करते हैं, एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और ये बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं पानी में डिजोल्व करने के बाद। ठीक है, नहीं सॉरी, एसिड के साथ करेंगे तो एल्यूमिना क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और बेस डालेंगे तो एल्यूमिना क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ इस लाइन के लिए कि जो एल्यूमिना है और जो जिंक ऑक्साइड है वो कैसे हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। पहले हम एल्यूमिना के केस में लेकर चलेंगे कि जो एल्यूमिना है वो कैसे रिएक्शन करता है। ठीक है, मैंने लिया एल्यूमिना, अभी मुझे नहीं पता कि एल्यूमिना जो है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है या बेस की तरह बिहेव कर रहा है। मैंने क्या लिया, एल्यूमिना लिया। ठीक है, Al2O3, रिएक्शन लिख लो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने लिया एल्यूमिना और उसके अंदर डाल दिया मैंने HCl। ठीक है, तो क्या बन जाता है तुम्हारे पास, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ओके, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बन जाएगा और क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और वाटर। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बन गया, ये तो सॉल्ट हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ओके, एल्यूमिनियम हेयर, एल्यूमिनियम इज +3, क्लोरीन इज -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे AlCl3, ये फॉर्मूला आ जाएगा। वाटर का रिलीजन हो गया। ठीक है, तो देखोगे हमने क्या लिया था, यहाँ पर एसिड लिया था, हमें नहीं पता था किसकी तरह बिहेव कर रहा है ये। ठीक है, तो हमने जब एसिड लिया यहाँ तो किसने क्या बना दिया, सोल्ट का फॉर्मेशन कर दिया। तो इसका मतलब ये खुद क्या रहा होगा बेटा, बेस। खुद क्या रहा होगा, बेस। तो यहाँ पर ये किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने क्या ले रखा है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये सोल्ट बना दिया इसने। और सोल्ट किससे बनता है, एसिड और बेस की रिएक्शन से। जब हमें एक चीज़ का पता है कि जो HCl है वो एसिड है, तो 100% दूसरी चीज़ क्या होगी, बेस होगी। ठीक है, तो उसके साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, सोल्ट बना देगा और क्या बना देगा, वाटर। एक और देख लो इसमें ही कि जो एल्यूमिना है, अगर मैंने उसके अंदर क्या डाल दिया, बेस डाल दिया, एल्यूमिना लिया Al2O3, उसकी मैंने रिएक्शन करवा दी किसके साथ, NaOH के साथ। ठीक है, तो क्या बनाएगा ये, NaAl2, सोडियम एल्यूमिनेट, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। ये भी सोल्ट है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट होता है। ठीक है, तो देखेंगे आप, एल्यूमिना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। आप जानते हो सभी, एसिड बेस में हमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये बेस है, बेस है तो इसने क्या बना दिया, किसी कंपाउंड के साथ मिलकर इसने बेस ने क्या बना दिया, एक सोल्ट बना दिया। ठीक है, सोल्ट किससे बनता है, एसिड और बेस से बनता है। इसका मतलब बेस तो हमें पता ही था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, लेकिन इसका पता नहीं था, तो अब पता चल गया ये क्या रहा होगा यहाँ पर, एसिड। क्या रहा होगा, एसिड। ठीक है, तो वही चीज़ मैं बता रही थी ऊपर कि जो एल्यूमिना होता है या फिर जिंक ऑक्साइड होता है वो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। और दोनों प्रॉपर्टी शो करना मतलब कि एम्फोटेरिक इन नेचर होना। ठीक है, एम्फोटेरिक मतलब क्या होते हैं, जो एसिडिक और बेस दोनों बिहेवियर शो करते हैं। मैंने आपको करके दिखा दिया। एल्यूमिनियम के लिए आपके लिए होमवर्क है कि आप जिंक की रिएक्शंस अपने आप लिखेंगे। ठीक है, कि जो जिंक ऑक्साइड है उसको पहले HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिर आप किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, और ये रिएक्शंस आपको लिखनी है। अब ये कहता है कि जो एल्यूमिनियम, इसका केस हो गया एल्यूमिनियम और किसका है ये, जिंक का। ठीक है, अब जो सिंपल मेटल्स हैं लाइक कॉपर है, ठीक है, आयरन है, तो इनके लिए तो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, इनको मेल्ट करने के लिए, इनकी रिएक्शन करवाने के लिए। तो आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, वो फेरिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड। फोर्थ केस में देख लो। ठीक है, जो भी केस था हमारे पास, ये थर्ड है जो भी था। ठीक है, इसमें आप किसके साथ रिएक्शन देखोगे, आयरन की। आयरन की रिएक्शन देखोगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। आपके पास क्या मिलेगा, Fe3O4। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये हो जाएगा और यहाँ पर कितना लग जाएगा, 3। इसको हम क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड।
क्या बोलेंगे इसको हम, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि बेटा आयरन जो है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये शो करता है +2 भी शो करेगा और +3 भी शो करेगा। इसको आप समझेंगे एक बार, देखेंगे कि जो आयरन है वो +2 भी शो करता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है आयरन। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है तो उसकी एंडिंग हम अस से करते हैं, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है तो उसकी एंडिंग हम किससे करते हैं, इक से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और फेरस के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर फेरस के लिए क्या आ जाता है, +2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड बना दिया किसने, आयरन ने। किसके साथ रिएक्शन करके बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। आप इन रिएक्शंस को ध्यान से देखो एक बार कि एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिना बनाता है, कोरंडम बोलते हैं इसको, Al2O3 होता है। जिंक के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। दोनों ही एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर ही ये क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, हो जाएगा इतना। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि जो एल्यूमिना है मैंने उसको बारी बारी रिएक्शन करके दिखा दिया, किसके साथ, एसिड के साथ और बेस के साथ। ठीक है, जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है तुम्हारे पास, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। ठीक है, और जिंक भी इसी प्रकार से जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, AlCl3 बनाएगा, और जब वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। बन रहे हैं दोनों केस में क्या, सॉल्ट ही बन रहे हैं। तो इसका मतलब एक चीज़ बेस है उस रिएक्शन के लिए तो दूसरी चीज़ क्या होगी, एसिड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ध्यान से पढ़ना है और रिएक्शंस को लिख के देखना है अगर आप रिवाइज आपको याद नहीं हो पा रही हैं तो। ठीक है, देखने से रिएक्शन कभी याद नहीं होती है, जब तक आप इनको लिख के नहीं देखेंगे तब तक रिएक्शंस आपको याद नहीं होंगी। और केमिस्ट्री के अंदर तो रिएक्शन से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, NTSC एग्जाम्स के लिए आपसे यही पूछा जाता है, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि मैग्नीशियम की रिएक्शन करके दिखाओ ऑक्सीजन के साथ, नो। ठीक है, वो आपको देगा कि भी 3-4 ऑप्शन देगा, उसमें से बोलेगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है। ओके, तो जो रीजनिंग होती है वो ही पूछी जाती है हायर क्लासेज जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उन्हीं के अंदर, लाइक NTSC या साइंस का कोई भी ओलंपियाड हो उनमें इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक ही चीज़ का पता होना चाहिए बेटा। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि जो रिएक्शन होती है किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, किसकी, मेटल्स की। मेटल्स की जो रिएक्शन है किसके साथ, पानी के साथ। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनाती है और वो मेटल ऑक्साइड भी बना सकती है। ठीक है, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड भी बना सकती है वो, और क्या बना सकती है, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बना सकती है। तो मेन हेडिंग आप क्या डालेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ठीक है, मेटल की रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, मैं बता देती हूँ आपको। मेटल रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर, चाहे वो हॉट वाटर हो या कैसा हो, कोल्ड। ठीक है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर। ठीक है, और स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ। ठीक है, तीनों के साथ हमें रिएक्शन करवा के देखनी है। बहुत सारी मेटल्स तो ऐसी हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी और बहुत सारी मेटल्स ऐसी हैं जो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर जाती हैं, लाइक दैट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम को हॉट करने की जरूरत थोड़ी ना, मतलब उसमें हॉट वाटर डालने की जरूरत थोड़ी ना उन मेटल्स के अंदर, वो तो सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर जाएंगी क्योंकि वो बेटा रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनको हमें स्टीम प्रोवाइड करनी पड़ती है, स्टीम के द्वारा ही वो क्या होती हैं, हीटिंग अप होती हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, वो हॉट वाटर होगा, कोल्ड वाटर होगा, स्टीम होगा, तो वो क्या बनाएंगे, टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी बना सकते हैं वो, और क्या बना सकते हैं, मेटल ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं विद इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। ठीक है, कौन सी गैस का इवोल्व करेंगे, ये इवोल्यूशन करेंगे, H2 गैस को इवोल्व करते हैं। ठीक है, कौन सी गैस को, H2 गैस को इवोल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं इसमें। तो ये कहता है कि बहुत सारी मेटल्स ऐसी हैं जो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन करती हैं, तो पहले हम उनके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट केस में देख लो आप, फर्स्ट केस में लिखेंगे सोडियम पोटेशियम। ठीक है, मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर।
किसके साथ रिएक्शन कर जाती हैं? ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर जाती हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना। किसके साथ रिएक्शन कर जाती हैं? कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन करेंगी। तो सोडियम है, ठीक है, सोडियम जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और वाटर के साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाएगा? NaOH। ठीक है, क्या बनाएगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो जाती है। तो आप इसको बैलेंस करोगे, सोडियम 2 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 4 होगी। ये बैलेंस रिएक्शन है। तो आपको क्या देखना है कि सोडियम और पोटेशियम मेटल्स हैं जब वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं। यहाँ पर लिखना भी जरूरी है आपको, कैसा वाटर है? ये कोल्ड वाटर है। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना दिया उन्होंने? बेस का फॉर्मेशन कर दिया, और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, और ये तो बहुत अच्छे से देखने को मिलती है रिएक्शन, कि कभी आप लैब में एक्सपेरिमेंट करें तो सोडियम मेटल का छोटा सा टुकड़ा लेके और उसको एक भरे जार के अंदर, पानी से भरे जार के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा ही डाल देना, तो आप देखोगे कि वो जो सोडियम मेटल है वो पूरे उसमें सरफेस में घूम जाएगी, और कैसी साउंड आती है? हिसिंग साउंड आती है। ठीक है, जैसे हिसिंग साउंड होती है वो प्रोड्यूस होने लग जाएगी। तो उससे पता चलता है कि जो हाइड्रोजन गैस है, ये जो सोडियम है वो रिएक्शन कर चुकी है किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, तो सिंपल कोल्ड वाटर के साथ भी ये जो मेटल्स हैं वो रिएक्शन क्या होती हैं? कर जाती हैं। कौन कौन सी? सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सेकेंड केस के अंदर हम देख लें, एक नया एग्जाम्पल आ जाएगा मैग्नीशियम का। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, वो किसके साथ करेगी? हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है। तो सेकेंड केस में क्या आ जाएगा? सेकेंड केस में जो मैग्नीशियम है वो किसके साथ रिएक्शन करेगी? हॉट वाटर के साथ। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करेगी? वो हॉट वाटर के साथ। और क्या बनाएगी तुम्हारे पास? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, MgOH ट्वाइस। ठीक है, क्या बन जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और किसका रिलीजन हो जाएगा? H2 का रिलीजन हो जाता है। इसके बारे में एक अच्छी बात आप जानते भी हो ना, ये क्या है? बहुत ही अच्छा एंटासिड है। ठीक है, एंटासिड जो क्या काम करता है? एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, एसिडिटी को क्या करेगा? ये न्यूट्रलाइज करता है। तो इसका मेन काम यही होता है। एंटासिड के नाम से जाना जाता है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये किसके लिए थी? मैग्नीशियम के लिए, कि जब वाटर के साथ रिएक्शन कर रही है तो क्या बनाएगी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी एक और रिएक्शन है मैग्नीशियम की। यहाँ पर तो क्या ले रखा है तुमने? वाटर ले रखा है, हॉट वाटर ले रखा है। इसको स्टीम के साथ भी रिएक्शन करवाओ एक बार, कि जो मैग्नीशियम है अगर वो वाटर के साथ, मतलब कि वाटर किस फॉर्म में होगा? स्टीम की फॉर्म में। ठीक है, स्टीम की फॉर्म में रिएक्शन करेगी, मतलब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगी, तो वो क्या बनाती है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कर देती है। ठीक है, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गई आपको ये बात? ध्यान से देखेंगे आप कि जो सोडियम पोटेशियम मेटल्स हैं वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाती हैं, और वो क्या बनाएंगी? बेस बनाती है बहुत अच्छा, और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कर देती हैं। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ ही। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यहाँ लिख लो आप, फिर से आपको रिवाइज हो जाएगा, मिल्क ऑफ, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंप्लीट। और मैग्नीशियम जब स्टीम के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? इसको आप जल्दी से नोट करेंगे एक बार। ठीक है, मेटल्स जो है वो रिएक्शन कर जाती है, लेकिन जो कुछ मेटल्स ऐसी हैं जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, जिंक है, आयरन है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है। किसके साथ रिएक्शन करती हैं? हॉट वाटर के साथ ही करती हैं, जैसे मैग्नीशियम कर रही है। ठीक है, मैग्नीशियम जो वो किसके साथ रिएक्शन करती है? हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है। इसी प्रकार जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम आयरन जो है, देखो एल्यूमिनियम और आयरन का केस तो ऐसा है, एल्यूमिनियम और आयरन को जब तक स्टीम नहीं मिलेगी ना तब तक वो रिएक्शन नहीं करेंगे, एल्यूमिनियम और कौन? आयरन। ठीक है, तो इसके लिए भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट केस कौन सा हो जाएगा? कि जो एल्यूमिनियम और आयरन है। ठीक है, नेक्स्ट केस कौन सा हो जाएगा? थर्ड है या कौन सा है ये? एल्यूमिनियम आयरन डू नॉट रिएक्ट विद हॉट और cold water but they react with steam। ठीक है, किसके
साथ वो रिएक्शन करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। स्टीम इन द फॉर्म ऑफ क्या है, वाटर ही तो है, ठीक है, मतलब H2O है, ठीक है। तो स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे, कौन, एल्यूमिनियम है या फिर आयरन है, ठीक है। तो स्टीम के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएंगे, अपने अपने ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मैं लिखवा देती हूँ एल्यूमिनियम के, देखो एल्यूमिनियम के लिए देखेंगे हम, एल्यूमिनियम जो है किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये स्टीम के साथ, ठीक है, स्टीम इन द फॉर्म ऑफ H2O, यही तो है। तो क्या बनेगा यहाँ पर Al2O3 एल्यूमिना और क्या रिलीज हो जाएगा H2, ठीक है। बैलेंसिंग करो इसकी, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम लग गए, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 3 हैं, इसको 2 से करो एक बार, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर 6, ठीक है। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6। फिर से देख लो, ये जो एल्यूमिनियम है वो टोटल हमने कितने कर दिए 4, तो Al2 था ना, ठीक है, Al2 था, तो 2 2 ज़ा 4, एल्यूमिनियम 4 हो गए, ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6 हो गए, ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6 हो गए, हाइड्रोजन 6 2 ज़ा 12, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो ये फिर से क्या बन गया यहाँ पर एल्यूमिना, फिर से क्या बन चुका है एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या आ गया एल्यूमिना। आयरन के लिए देखो आप, आयरन जो है, आयरन भी लिखा है मैंने, आयरन जो है वो भी किसके साथ रिएक्शन करेगा, वो स्टीम होनी चाहिए, यहाँ पर स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो जब ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा Fe3O4, वही चीज़, ठीक है। और किसका इवोल्यूशन करेगा H2 का इवोल्यूशन करेगा, तो यहाँ पर तो 3 लग जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो यहाँ 2 लगा दो, तो सॉरी 4 लगा दो, ठीक है, 4 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 8 हैं, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग भी जरूरी है बेटा, बैलेंसिंग आप जरूर लिखेंगे, बैलेंसिंग करनी भी जरूरी है, और इनके नीचे इनका जो मॉलिक्यूल का नाम है वो भी लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी कोई भी रिएक्शन जो है वो पर्टिकुलर मानी जाती है, ठीक है। एग्जामिनर के दिमाग में भी अच्छी बात जाती है कि बच्चे को सब कुछ पता है रिएक्शन के बारे में, तो वो मार्किंग जो है अच्छे से करता है, ठीक है। अगर आप ऐसी रिएक्शन को छोड़ दोगे, उसको बैलेंस नहीं करोगे, उनके नीचे उनके नेम नहीं लिखोगे, तो गलत इंप्रेशन जाता है, ठीक है। अपने इंप्रेशन को अच्छा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन है उसको पहले क्या करोगे आप बैलेंस करोगे, बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंसिंग जरूरी है बेटा, ठीक है। बैलेंसिंग करने के बाद जो भी मॉलिक्यूल आप जानते हो कि इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, उसके नीचे उसका नाम लिख दो। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो उसके कॉमन नेम से ज़्यादा जाने जाते हैं, तो उनका कॉमन नाम भी लिख दो, ठीक है। उनका कॉमन नेम लिख देंगे तो भी क्या हो जाएगा, गुड इम्पैक्ट जाता है टीचर के ऊपर, ठीक है। तो ये किसके बारे में पढ़ा हमने कि जो मेटल्स हैं कौन कौन सी, आयरन और एल्यूमिनियम है, ये किसके साथ रिएक्शन करती हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं, ठीक है। और स्टीम के साथ रिएक्शन करके क्या बना देती हैं, ये क्या बनेगा भाई फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, या फिर इसको आयरन ऑक्साइड बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि Fe क्या होता है आयरन, ठीक है, Fe क्या है आयरन, लेकिन जो Fe है इसका सिंबल कहाँ से आया है, फेरम से, जो लैटिन नेम होता है, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट डाउन करें, फिर आगे करवाते हैं। डन, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कि जो एल्यूमिनियम और आयरन वाला हो गया ना, इसके बाद पढ़ेंगे कि जो रिएक्शन है किसकी, मेटल्स की किसके साथ पढ़नी है, हमें डाइल्यूट HCl के साथ पढ़नी है, ठीक है, मतलब डाइल्यूट एसिड्स के साथ पढ़नी है। इसमें एक चीज़ और भी थी कि किसमें, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, इसमें आप ये बताओ कि जो सिल्वर है या फिर जो ये है हमारे पास गोल्ड है, क्या वो स्टीम के साथ भी रिएक्शन करेंगे, नहीं बेटा, ठीक है। जो गोल्ड है या फिर जो सिल्वर मेटल्स हैं वो इवन स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं। तो आप ये नोट लिख के लिख सकते हो, मैं लिखवा देती हूँ, नोट लिख लो यहाँ पे, नोट डाल के लिख सकते हो, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम, ठीक है, स्टीम के साथ भी ये जो है रिएक्शन नहीं करती हैं, ओके। अब पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, मेटल्स जो है वो वैसे तो रिएक्शन करती नहीं है, ठीक है, जैसे सिल्वर है और गोल्ड है वो नहीं रिएक्ट हो पाएंगी, प्लेटिनम जो है वो नहीं रिएक्ट हो पाएंगी, लेकिन बाकी जो मेटल्स हैं वो तो रिएक्शन करती हैं किसके साथ, एसिड्स के साथ। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो एसिड में से ना हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है। मेन क्या है इस रिएक्शन के अंदर कि रिएक्शन जब किसके साथ होगी, मेटल्स की एसिड्स के साथ रिएक्शन होगी, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन होगी, तो वहाँ पर किसका इवोल्यूशन होगा, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। अब बात ये ध्यान रखनी
रखनी है कि कौन सी मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, तभी तो वो क्या कर पाएगी, डिस्प्लेस कर पाएगी ना उस रिएक्शन में से हाइड्रोजन को। और जो कम रिएक्टिव है, ठीक है, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगी। तो हम ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स जो हम पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स पूरी सीरीज है ये, मैं आपको लिखवाऊंगी कि कौन सी मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगी और कौन सी मेटल्स ऐसी हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना है हमें। टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे। ठीक है, सोल्ट बनाएंगे और किसका इवोल्यूशन करेंगे, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करेंगे। तो लिख लो आप, मेटल्स react with dilute acid to form metal salt and hydrogen gas। ठीक है, तो मेटल है कोई भी, ये किसके साथ रिएक्शन कर रही है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है, तो आपके पास क्या मिलेगा, मेटल सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। ओके, ठीक है। अब देखो, जैसे सोडियम को ही लेते हैं हम, सोडियम की जो सोडियम मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, HCl के साथ क्या बनाएगी, सोडियम क्लोराइड बना देगी। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल में आ जाएगा यहाँ पर कि मैंने ले लिया सोडियम मेटल, वो किसके साथ रिएक्शन करेगी, HCl के साथ रिएक्शन करेगी, क्या बनाएगी वो, NaCl प्लस में H2। ठीक है, NaCl प्लस H2। तो हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस है, लेकिन जो क्लोरीन है वो बैलेंस नहीं है, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, बन गई रिएक्शन, तो इसमें क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया, किसके साथ रिएक्शन करके, HCl के साथ रिएक्शन करके। ठीक है, और HCl यहाँ पर किस फॉर्म के अंदर लेना है, हमें डाइल्यूट फॉर्म के अंदर लेना। तो बहुत सारी मेटल्स ऐसी हैं जो किसके साथ रिएक्शन कर जाती हैं, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन कर जाती हैं। एसिड चाहे HCl हो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो, मैंने नाइट्रिक एसिड नहीं बोला है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड्स के साथ रिएक्शन बहुत कम होती है। ठीक है, उसका भी रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, साथ के साथ कि यहाँ पर तो ये देखो अभी कि मेटल्स जो है वो HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके सोल्ट का फॉर्मेशन कर रही है और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेटल रही होगी, ये जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा रही होगी, किससे, हाइड्रोजन से, इसलिए इसने हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और जो खुद है वो HCl के साथ लग गया जाके। लेकिन बेटा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है, ये चारों ऐसी मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन का इवोल्यूशन नहीं कर पाती हैं, हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल पाती हैं, किस में से, एसिड में से। ठीक है, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो या फिर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो। ठीक है, क्योंकि उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो हाइड्रोजन से कैसी होती है, कम होती है, अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की, उसके अकॉर्डिंग इनकी जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से कैसी होती है, बहुत ही कम होती है। हाइड्रोजन से कम है तो इसका मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कैसे करेंगी। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बता रही थी आपको नाइट्रिक एसिड के केस में, नाइट्रिक एसिड का केस बता रही थी। ये नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, दिस इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ जो मेटल्स हैं वो रिएक्शन नहीं कर पाती, एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ठीक है, एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज तो रिएक्शन कर जाती है इसके साथ, बाकी जो मेटल्स हैं वो रिएक्शन नहीं करती हैं। क्योंकि आप एक बात देखो, अगर मेटल के साथ जनरली कि अगर कोई भी मेटल जो है वो रिएक्शन करेगी किसके साथ, नाइट्रेट, इसके साथ नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या बनाएगी वो, मेटल नाइट्रेट बनाएगी। ठीक है, मेटल नाइट्रेट, मैंने अल्कली मेटल ले रखी है ये, मतलब सोडियम ले ली मैंने, तो सोडियम नाइट्रेट बना दिया इसने, और किसका इवोल्यूशन होगा, हाइड्रोजन का। ठीक है, यही रिएक्शन होनी चाहिए, यही रिएक्शन होगी ना कि मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो नाइट्रेट बना देगी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो सल्फेट्स बना देगी। मैंने केस लिया है यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का, क्यों लिया है, क्योंकि स्पेशल केस है, क्योंकि ये इसके साथ जो मेटल्स हैं वो रिएक्शन नहीं करती हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज को छोड़कर, बार बार बोल रही हूँ मैं, ध्यान रखेंगे आप। तो अगर ये रिएक्शन करती, अगर रिएक्शन होती तो ये वाली रिएक्शन होती है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या बनता, हाइड्रोजन गैस बनती। लेकिन ये कहता है कि ये रिएक्शन नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस बनी ना वो क्या हो जाएगी, इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, पानी के अंदर, और फिर दोनों ये रिएक्शन कर जाएंगे। ठीक है,
फिर दोनों क्या हो जाएंगे, रिएक्शन कर देंगे। मतलब कि हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन जो है वो नाइट्रेट के इसके साथ नाइट्रिक एसिड के साथ हम नहीं करवा सकते, ठीक है। कि अगर हमें कोई ये कह दे कि भाई हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करके दिखाना है, कोई रिएक्शन लिखो एसिड के साथ, तो आप ये एसिड नहीं लोगे HNO3, ठीक है। हम HCl या सल्फ्यूरिक एसिड दोनों में से कोई भी एसिड ले सकते हैं, नाइट्रिक एसिड नहीं ले सकते। इसका रीज़न ये है बेटा, क्योंकि ये क्या है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जिनकी खुद की तो रिडक्शन होती है लेकिन दूसरे को क्या करवा देते हैं, ऑक्सीडाइज करवा देते हैं, ठीक है। तो इसके साथ 3 ऑक्सीजन लगी हुई है, तो इसका खुद का तो रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, किसको दे देगा, H2 को दे देगा, उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो H2 जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ इवोल्व नहीं हो सकती, ओके। ये चीज़ समझ में आई। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया कि जो डाइल्यूट HCl है उसके साथ रिएक्शन करके मेटल्स क्या बनाती हैं, सोल्ट बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करती है, ठीक है। इसको लिखोगे आप जल्दी से, ठीक है। ये हो गया केस। यहाँ पे कॉपर जैसे है, मैं और एक एग्जांपल बता दूँ, जिंक का ले लो पहले। जिंक HCl के साथ रिएक्शन करके ये डाइल्यूट HCl ले रखा है, तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, ये इवोल्व कर देता है, ठीक है। बैलेंसिंग करो आप इसकी, 2 बैलेंस्ड हो गई रिएक्शन। आसानी से इसने जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया, मतलब जिंक जो है उसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया ना, ये बाहर निकाल दिया हाइड्रोजन, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, हाइड्रोजन से, इसलिए इसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ कॉपर के साथ, मैंने यहाँ पर क्या ली, कॉपर मेटल ली, इसको नोट में लिख लेना बेटा इस रिएक्शन को, कि कॉपर के साथ अगर मैंने HCl लिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड नहीं बनेगा, CuCl2, ठीक है। ये रिएक्शन ही नहीं होगी, बनने का तो मतलब क्या है कि नो रिएक्शन। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, नो रिएक्शन, रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो HCl है वो उसके अंदर से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, कौन, कॉपर। यहाँ पर लिख लो आप, ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉपर जो है इट इज़ वेरी रिएक्टिव, सॉरी अनरिएक्टिव, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। तो अगर आपसे कोई वो पूछ ले, ऑर्डर पूछ ले, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद जिंक, एल्यूमिनियम वगैरह आ जाएंगे, फिर लास्ट में कौन आएगा तुम्हारे पास, कॉपर। ये तो रिएक्शन करते ही नहीं है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लैटिनम है, ठीक है। ये हाइड्रोजन इसके साथ एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे ही नहीं करेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी रिएक्टिविटी कैसी है, कम है, ठीक है। इसको रख कर देती हूँ मैंने इसका केस बता दिया आपको नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड के साथ जो है रिएक्शन करके मेटल्स हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं कर पाती हैं। लिख ही लो आप, मैं लिखवा ही देती हूँ कि नोट डाल के लिखो आप, मेटल्स ऑन रिएक्शन विद HNO3 do not evolve हाइड्रोजन गैस because क्या बेटा, HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है, ठीक है। इट ऑक्सीडाइज, क्या करेगा फिर ये, इट ऑक्सीडाइज H2 टू वाटर, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर देता है ये, H2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, इसलिए हम HNO3 की रिएक्शन नहीं करवाते हैं। लेकिन जो एक्सेप्शन देखो आप, एक्सेप्शंस में देखेंगे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा भाई किसके साथ, HNO3 के साथ। इसके नीचे लिखो नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। इसके साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये फॉर्मूला रहेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट का, क्योंकि नाइट्रेट पे कितनी वैलेंसी होती है बेटा, -1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम कितना होता है, +2 होता है, ठीक है। और क्या बन जाएगा यहाँ पर, H2 बैलेंस्ड, ओके। नाइट्रेट कितने थे, 2, मैंने नाइट्रेट यहाँ पर 2 कर दिए, हाइड्रोजन कितने थे, 2 हाइड्रोजन हो गए। मैंगनीज का केस देखोगे,
मैंगनीज का सिंबल क्या होता है, Mn, ठीक है। ये भी रिएक्शन करेगा किसके साथ, HNO3 के साथ, ऑल्सो गेट मैंगनीज नाइट्रेट, ठीक है। मैंगनीज नाइट्रेट प्लस में H2, फिर से वही चीज़, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कौन क्या नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, ये मैंगनीज और मैग्नीशियम, ठीक है। ये मैंगनीज नाइट्रेट है, इसके नाम लिख लो बेटा, मैंगनीज नाइट्रेट, ठीक है। और ये क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, क्लियर होगी ये बात, ठीक है। इसको नोट डाउन करो आप अच्छे से, ओके। क्या कि जो मेटल्स होती है वो रिएक्शन HNO3 डू नॉट गिव द H2, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से जो HNO3 है वो H2 को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, ओके। लेकिन जो दो मेटल्स हैं मैग्नीशियम और मैंगनीज हैं वो रिएक्शन शो करते हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, और वो क्या बनाते हैं, नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये जल्दी से रिएक्शन लिखो बेटा, रब कर देती हूँ मैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्वारीजिया, ठीक है। क्या है एक्वारीजिया, पूछ लिया जाता है एक्वारीजिया क्या होता है बेटा। एक्वारीजिया एक सॉल्यूशन होता है दो एसिड्स का, ठीक है। कंसनट्रेटेड एसिड्स लेंगे हम, कौन कौन से होते हैं हमारे पास कंसनट्रेटेड या मिनरल एसिड्स, 3 होते हैं वैसे तो, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है मतलब H2SO4 है, और HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड। लेकिन जो एक्वारीजिया है ये 2 एसिड्स का मिक्सचर है, और ये बनाया गया है किसके लिए, जो अपनी प्रीशियस मेटल्स हैं लाइक सिल्वर है, गोल्ड है या प्लेटिनम है, उनको क्लीन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि वैसे तो वो उसके अंदर घुलती नहीं है, मतलब कि अगर ज्वेलरी को अगर क्लीन करवाना है, गोल्ड की कोई भी चीज़ है हमारे पास, उसको अगर साफ़ करवाना है, काफ़ी दिनों से वो रखी हुई है, डल हो चुकी है वो, ठीक है, उसका जो सरफेस है वो डल हो चुका है, उसको क्लीन करवाना है, तो वो किसके अंदर डाली जाएगी, वो जो ज्वेलरी है एक्वारीजिया के अंदर डाली जाती है। तो एक्वारीजिया क्या होता है, ये एक सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है ये, 2 एसिड्स का। तो लिखो इसके बारे में, इट इज अ solution of 2 acids in the ratio 3:1, 3:1, ठीक है। तो वो एसिड्स कौन कौन से हैं ये भी लिख लो, द एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, the acids are hydrochloric acid and nitric acid, ठीक है। तो 1 पार्ट तो इसके अंदर क्या होता है, 1 पार्ट क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 3 पार्ट क्या होता है, सॉरी 1 पार्ट तो क्या होता है नाइट्रिक एसिड, और 3 पार्ट क्या होता है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लिखेंगे 1 पार्ट इज concentrated nitric acid and 3 parts concentrated hydrochloric acid, ठीक है। मतलब कि 3:1 का रेशो आता है ना ये, ठीक है। 3 पार्ट्स क्या है यहाँ पर, HCl है, और 1 पार्ट क्या होता है HNO3 होता है। क्या यूज है इसका, यूजेस क्या है इसके, यूज क्या है, जो एक्वारीजिया है उसका यूज किया जाता है प्रीशियस मेटल्स को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो लिख लो, इट इज यूज्ड टू क्लीन the dull metals like these are used to clean the metals, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ओके। इनको करने के लिए, क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एक्वारीजिया का यूज़ करते हैं। अदरवाइज तो सिल्वर, गोल्ड, ये जो है मेटल्स वो अकेले एसिड के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकती। अगर आप ये कह लो कि कंसनट्रेटेड हमने नाइट्रिक एसिड ले लिया, ठीक है, कंसनट्रेटेड क्या है हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, उसके अंदर अगर आप गोल्ड को डालोगे तो वो क्लीन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ा, मिक्सचर लेना पड़ा। तो कई बार क्या होता है कि जब भी हमें अपनी ज्वेलरी साफ़ करवानी होती है तो हम उसको दे के आते हैं, किसको, गोल्ड स्मिथ को। तो जब उसको वापस लेते हैं तो थोड़ा सा वेट जो है वो कम होके आता है, गोल्ड का तो थोड़ा सा ही वेट के अकॉर्डिंग पता चल जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट जो है वो कम होके आता है। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि उसका जो कुछ वेट है वो किसके अंदर डिजोल्व होनी स्टार्ट हो जाती है, मेटल की डिजोल्व होनी स्टार्ट हो जाती है, किसके अंदर, एक्वारीजिया के अंदर,
ठीक है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। वो क्लीन भी हो जाती है और सुनार को थोड़ा सा फ़ायदा भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो कुछ मेटल है वो यहाँ पर डिजोल्व हो जाती है, फिर इसको क्या कर लिया जाता है, ऑब्टेन कर लिया जाता है, ठीक है, रिकवर कर लिया जाता है यहाँ से जो भी मेटल गई है, ठीक है। तो ये क्या था बेटा, सब कुछ आज हमने इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्टिविटीज़ ऑफ मेटल्स। ओके, क्या क्या पढ़ा केमिकल रिएक्टिविटीज़ के अंदर, गो थ्रू हो जाओ जल्दी से। सबसे पहले हमने रिएक्शन पढ़ी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक में कौन कौन से थे, Al2O3 था और दूसरा कौन सा था, जिंक ऑक्साइड था, ठीक है। फिर ये बताता है इसमें कि जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ भी रिएक्शन करती हैं। अब डिपेंड करता है हॉट वाटर है, कोल्ड वाटर है या फिर स्टीम है। कुछ मेटल्स तो ऐसी हैं जो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर जाती हैं, कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो कोल्ड के साथ रिएक्शन ना करके हॉट के साथ रिएक्शन करती हैं, और कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो ना ही तो हॉट वाटर के साथ करेंगी ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी। किसके साथ रिएक्शन करती हैं, वो स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं, जैसे आयरन के केस में था, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ लिया कि जो मेटल्स है वो एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करती हैं, और एसिड्स के साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाती है, सोल्ट का फॉर्मेशन करती हैं और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करती है, ठीक है। बेटा आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, इनके पहले नोट्स बनाएंगे, ध्यान से इसको याद करेंगे, सारी रिएक्शंस याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते हैं ये, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए इनके बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।